इसके अंदर जो आपका सेकेंड यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेशर। प्रेशर एट ए पॉइंट ऑफ मूविंग फ्लूइड। मतलब यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी फ्लूइड है उसके किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना, से दिस पॉइंट। तो ये जो आपका रिजल्ट बताएगा प्रेशर वैसे क्या होता है। प्रेशर की अगर हम बात करें, कोई फॉर्मूला पता है आपको प्रेशर का? हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अगर मैं पहले स्मॉल पार्ट का निकाल लूँ जस्ट, जिसका एरिया डेल्टा ए है और मान लीजिए इस पे फोर्स डेल्टा एफ लग रहा है, तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम देखें तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए करके हम ले सकते हैं प्रेशर। ये प्रेशर बन जाएगा कब? जब हम एट ए पॉइंट निकाल रहे हैं। देखो अगर हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है स्मॉल एरिया से, तो मुझे इस एरिया को 10 to 0 करना पड़ेगा, तब मैं इस पॉइंट पे आऊंगी। अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाह रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिट लगानी पड़ेगी डेल्टा ए 10 to 0। तो ये तो चलो प्रेशर का फॉर्मूला बन गया कि फोर्स अपॉन एरिया से। लेकिन यहाँ पे एक बहुत फेमस थ्योरम है आपकी फ्लूइड में कि जब भी आप किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकालेंगे ना, वो हर डायरेक्शन से सेम लगेगा। अगर आप इस डायरेक्शन से प्रेशर लगा रहे हो, इससे लगा रहे हो, इधर से, किसी भी डायरेक्शन से इस पॉइंट पर आप प्रेशर लगाओ, प्रेशर विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है इन फ्लूइड डायनामिक्स। तो पहला रिजल्ट आपका ये है। इसका कुछ लेना देना नहीं आपका आगे से, क्योंकि हम ऑप्शनल पार्ट करेंगे तो इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। इसमें जो सेकंड आती है, जो इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ से फर्स्ट पार्ट से, दैट इज आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ये ध्यान से समझना, इसका रिजल्ट आपको याद रखना। अब ये मान लो कि सेकंड सेक्शन जो है उसका ये बेसिक है, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि हम जितनी भी टर्म सेकंड सेक्शन में निकालने वाले हैं सारी की सारी इसी के अंदर मॉडिफिकेशन है। कोई इस इक्वेशन की एक क्वांटिटी को चेंज करेगा, कोई दूसरी को चेंज करेगा, कोई प्रेशर में चेंज लाएगा, कोई स्टडी मोशन ले लेगा। मतलब इसी के पर्टिकुलर केस है। आगे जितने भी आर्टिकल हम करने वाले हैं सारे के सारे, पूरा सेकंड सेक्शन ऐसे ही है आपका। तो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? इसी का दूसरा नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी को ध्यान है न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? हाँ, मोमेंटम पे जाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, फोर्स अप्लाइड इन दैट डायरेक्शन। मतलब जितने भी फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहे होंगे उन सभी का सम किसकी इक्वल आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के चेंज को अगर हम देखें तो अप्लाइड फोर्स जितना भी होगा उसके सम के इक्वल आएगा। दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहीं से ये बना था। मोमेंटम की बात करूं एम से, तो क्या होता है आपके पास? मास इंटू वेलोसिटी। अब मास हम पूरे फ्लूइड में किस तरीके से ले रहे हैं? डेंसिटी के थ्रू। भाई अगर हमें एक वॉल्यूम वी दे रखा है जिसकी डेंसिटी रो है, तो मास क्या होता है आपका? बताओ डेंसिटी की टर्म में। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस, डेंसिटी इंटू मैंने स्मॉल वॉल्यूम ले लिया डी। तो यहाँ पे मोमेंटम इन्होंने बताया वेलोसिटी इंटू में मास, ये चलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें मोमेंटम, वेलोसिटी हमने क्यू ले ली, इंटू में मास हो गया रो डीवी, ओवर दी कंप्लीट कर देते हैं इंटीग्रल वी। तो ये तो मोमेंटम आ गया। हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से अगर आप डी एम बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ पे भी कर दो डी क्यू बाई डी टी रो डी, यही बन जाएगा। तो ये तो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको इक्वल रखना है जितने भी फोर्सेज हैं उसके सम के। तो फोर्सेस हम दो तरीके से निकाल पाते हैं, आपको बताया था, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स। दोनों का सम करेंगे। तो यहाँ पे सरफेस फोर्स की अगर हम बात करें तो वो प्रेशर वाले तरीके से निकालेंगे कि अगर सरफेस हम डेल्टा एस ले लें और इस पे जो प्रेशर हम प्रेशर लगा रहे हैं, आपकी बात इनसाइड प्रेशर लग रहा है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए, एन कैप ले लिया हमने। मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा डेरिवेशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हालांकि मैं आपको करा रही हूँ, अलग बात है डेरिवेशन। आपको फाइनल रिजल्ट देखना है इसका, क्योंकि हम इसके रिजल्ट से आगे वाले आर्टिकल करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के सेकंड पोर्शन का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो सिर्फ अभी आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर भी मैं आपको डेरिवेशन सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि अगर आप बाय चांस इक्वेशन भूल भी जाएं तो आप ड्राइव कर पाए उसी टाइम।
कुछ मुश्किल नहीं ड्राइव करनी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हम चल रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से चल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अभी हम सरफेस फोर्स ले रहे हैं, तो ओवर द सरफेस हमने ले लिया फोर्स सिग्नल। फोर्स जो होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर किस डायरेक्शन में, माइनस एन कैप इंटू एरिया डीएक्स। हम टोटल फोर्स देख रहे हैं ऑन द सरफेस एस, क्योंकि प्रेशर इनसाइड की तरफ है तो नॉर्मल भी उसी के अलोंग है, हम उसको आउटवर्ड नॉर्मल बनाने के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो P माइनस एन कैप dx। अगर आपको याद है इसको वॉल्यूम में हम कन्वर्ट कर पाते थे, सरफेस को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ओवर द वॉल्यूम V बना देंगे, P डॉट n क्या बन जाएगा आपका, माइनस बाहर ले लेती हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ P बन जाएगा, जिसको हम डेल P भी लिख सकते हैं, इनटू में dV बन गया। ठीक है, तो ये तो आपका है बॉडी फोर्स, सॉरी सरफेस फोर्स। अब हमें चाहिए बॉडी फोर्स। एक आर्टिकल में हमने बॉडी फोर्स भी निकाला था, तो कैसे निकालते हैं बॉडी फोर्स हम, कुछ याद है बॉडी फोर्स कैसे निकालते थे? पहले बॉडी फोर्स पर यूनिट मास मान लेते हैं, तो F मान लिया बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। टोटल बॉडी फोर्स निकालने के लिए जितना मास है उससे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो F को, टोटल मास अभी हमने निकाला है रो dV, तो ओवर दी वॉल्यूम। तो ये आ गया आपका बॉडी फोर्स, ऊपर सरफेस फोर्स है। हमें करना क्या था यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इक्वल टू फोर्स रखना था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम ऊपर निकाल चुके हैं, जो हमने निकाला है, क्या निकाला है, ये dq बाई dt रो इंटू dv करके, दैट इज द dm बाई dt। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे रख देते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आया है दैट इज इक्वल टू बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है dq बाई dt इंटू रो dv, और इधर क्या आ जाएगा, बॉडी फोर्स कितना आया है आपका, F रो dv। सरफेस फोर्स में नेगेटिव साइन आया था तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, डेल P dv ये आया। इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं, सारे तीनों वॉल्यूम पे है, तो ओवर V dq बाई dt रो इधर ले आओ, माइनस F रो ये भी इधर ले आओ, प्लस डेल P इंटू dv इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने जो वॉल्यूम का लिया था यहाँ पे वो आर्बिट्रेरी था, कोई भी रीजन था, आर्बिट्रेरी चूजन रीजन था। तो अगर हमें हर v के लिए इसकी वैल्यू को 0 बनाना है तो मुझे अंदर वाले पार्ट को ही क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज dq बाई dt इंटू रो माइनस F रो प्लस डेल P F रो, सॉरी F पे बार आएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुका है, दैट इज द रिक्वायर्ड आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, dq बाई dt इंटू रो इज इक्वल टू F रो माइनस डेल P, या फिर हम रो को भी नीचे ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रो को नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये dq बाई dt इज इक्वल टू 1 बाय रो F रो माइनस डेल P विच कैन बी रिटन एज F माइनस डेल P बाय रो। तो ये फॉर्म आपको याद हो जानी चाहिए, विलासियन ऑपरेटर या लेग्रांज ऑपरेटर बोलते, सॉरी बोला था हमने, d बाई dt इज इक्विवेलेंट टू कर्ल बाय कर्ल T प्लस Q डॉट डेल। अभी हमारे पास आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकल के आई वो ये निकल के आई थी, dq बाई dt इज इक्वल टू F माइनस 1 बाय रो इंटू डेल P, ये निकल के आए थे ना। अब इसी के अनदर फॉर्म अगर हम निकाले तो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट रख सकती हूँ, कर्ल Q बाय कर्ल T प्लस Q डॉट डेल रख के Q लगा देंगे इस पे, क्योंकि यहाँ पे Q है, d बाई dt को सिर्फ हमने रिप्लेस किया, तो Q यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी, F माइनस 1 बाय रो डेल P। तो ये भी एक फॉर्म बन सकती है आपकी आयलर इक्वेशन ऑफ। हमने एक रिजल्ट आपको लिखवाया नहीं है, लेकिन ऐसा रिलेशन वाले टॉपिक में एक और रिजल्ट हमने ड्राइव किया, इसी रिलेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया हमने वहां पे। हमने वहां पे क्या शो किया है कि जो ये वाली टर्म है ना, तो ये टर्म आपको दिख रही है, नोट कर लीजिए, तो ये टर्म आपको दिख रही है, इस टर्म की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो सेल्फ, आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक लिखा है। डेल हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस एक्साई क्रॉस क्यू, मतलब एक्साई की टर्म में ले आया अनदर फॉर्म एक और,
जो तीनों फॉर्म आपस में इक्विवेलेंट है, चाहे आप डी क्यू बाई डी टी लिखो, चाहे आप कर्ल क्यू बाई कर्ल टी प्लस क्यू डॉट डेल इंटू क्यू लिखो, चाहे आप डी क्यू बाई डी टी प्लस डेल्टा ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर प्लस एक्साई क्रॉस क्यू लिखो। सारी की सारी फॉर्म आपकी तीनों की तीनों, अगर ये लिखोगे तो एक अनदर फॉर्म हो गई, ये वाली लिखोगे तो अनदर फॉर्म है, और जो ऊपर निकली है वो तो है ही। तो आप कोई भी एक फॉर्म याद रखो और बाकी रिलेशन याद रखो कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। आप चेक करके देखना ही आपको, चलो मैं होमवर्क दे देती हूँ कि जो हमने इक्वेशन लिखी है क्या ये वाली चीज इसके इक्वल ही है, जो ऊपर ये इतना पार्ट है। दोनों में पुट करके देखना, क्यू को आपने पुट करना है यूवी डब्ल्यू, एक्साई को एक्साई वन, एक्साई टू एक्साई, कहीं ना कहीं ये सेम आएंगे दोनों बिल्कुल। इसका प्रूफ है, ऐसा रिलेशन वाले आर्टिकल में है, अगर कोई अटके तो वहां से देख सकते हैं इसका प्रूफ। तो ये वाला फॉर्म भी लिख सकते हैं। जब भी हम ये वाली फॉर्म लिखते हैं, इसको हम इस इक्वेशन से नाम दे देते हैं लैम्स हाइड्रोडायनामिकल इक्वेशन, लैम्स हाइड्रोडायनामिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हमने निकाली, उसी फॉर्म को फर्दर चेंज किया। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी निकाल सकते हैं, स्फेरिकल में भी निकाल सकते हैं, जैसे हम आज तक निकालते आए हैं वैसे ही। तो आपको इतना डीप में इन आर्टिकल में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 2 मार्क्स के लिए कर रहे हैं, या फिर इक्वेशन का रिजल्ट याद रख रहे हैं सो दैट आगे अप्लाई करें तो कहीं प्रॉब्लम ना आए किसी को। ठीक है, तो यहाँ तक सफिशिएंट है ये करना। अब जो हमने 2 इक्वेशन निकाले, एक तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो फर्स्ट सेक्शन में निकाली थी, एक आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 2 हमारी मिला के इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है किसी भी फ्लूइड के लिए। अगर कोई पूछता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्लूइड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसको बोले, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन को बोले या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को बोले। तो दोनों को मिला के बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो कभी भी ये चीज आए, अगर किसी भी हमें फ्लूइड फ्लो के बारे में जानना है, हमें ये दोनों इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेंगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्लस आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों मिला के बनती हैं आपकी आइडियल फ्लूइड फ्लो के बारे में जो बताती है। कोई भी अगर आप देखो फ्लूइड डायनेमिक्स में जितने भी साइंटिस्ट हैं या मैथमेटिशियंस की अगर हम बात करें, तो सभी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दोनों को, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को मिला के बताते हैं कि किसी फ्लूइड की मोशन कैसी है। फर्दर जब आप रिसर्च एरिया में आएंगे तो आपको पता चलेगा इस बारे में। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो बच्चा फर्स्ट पार्ट करेगा उसको एग्जाम्पल्स भी करने पड़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 8 से 10 एग्जाम्पल है, काफी लेंथी और बड़े बड़े हैं, टफ भी हैं, तो इसलिए हम इसका फर्स्ट पोर्शन स्किप कर रहे हैं। सेकंड इजी पोर्शन है इसका, तो सेकंड से स्टार्ट करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है 2 मार्क्स के लिए, दैट इज बर्नौली इक्वेशन। देखो अभी मैंने बताया था आपको मेन याद रखनी है आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन, बाकी सारे उसी के पर्टिकुलर केसेस हैं, उसी में हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो एक नई इक्वेशन बन के खड़ी हो जाएगी। किसी की हम नीचे कुछ चेंज करेंगे, स्टडी मोशन ले लेंगे, किसी में हम कंजर्वेटिव फोर्सेस ले लेंगे, किसी में हम इरोटेशनल मोशन ले लेंगे, तो उन्हीं से सारी फॉर्म बनेगी। अब जो बर्नौली इक्वेशन है वो किस में चेंज करने से बनी है, क्या पार्ट हमने चेंज करके बर्नौली इक्वेशन बनी है। बर्नौली इक्वेशन क्या है आपका, कि जब आप प्रेशर के अंदर चेंज करते हैं, आपको वेलोसिटी पता है, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, अगर आपको याद हो आपने क्या लिखा था अभी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस 1/ρ डेल पी, ये लिखा था आपने। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है आपको कि अगर आपको वेलोसिटी पता है कितनी है, वेलोसिटी गिवन हो और आपको प्रेशर फाइंड आउट करना हो, तो जब आप आइलर इक्वेशन के अंदर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं तो उस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, बर्नौली इक्वेशन का। तो बर्नौली इक्वेशन की क्या क्या कंडीशन है, 2 पर्टिकुलर केसेस में करेंगे बर्नौली इक्वेशन। एक बार स्टडी फ्लो के लिए, एक बार जब आपको अनस्टडी फ्लो दे रखा है उसके लिए। तो स्टडी फ्लो क्या होता है, पहला केस हमने स्टडी फ्लो का लिया, आपके कर्ल बाय कर्ल टी वो सारे हम क्या कर देंगे 0 उस इक्वेशन में, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, और हम ले रहे हैं प्रेशर के बारे में जानना चाह रहे हैं,
तो और क्या क्या कंडीशन आपको गिवन है यहाँ पे? एक कंडीशन आपको ये गिवन है यहाँ पे कि कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स है। वो कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स बोलूं या फिर मैं ये कहूं कि इसके लिए, फोर्स के लिए एक फोर्स पोटेंशियल मिल रहा है। अगर आपको याद हो जैसे वेलोसिटी पोटेंशियल था वैसे ही फोर्स पोटेंशियल होता है। यस, क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव। तो ऐसे एफ के लिए कोई बना माइनस डेल, जो मैं लिखूंगी वही फोर्स पोटेंशियल होगा। ओम, ओम को हम क्या बोलते हैं? फोर्स पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स का सिर्फ इतना ही मतलब है कि फोर्स के लिए फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हर जगह जहां जहां एफ होगा उसको हम माइनस डेल ओम लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या कंडीशन गिवन है? एक कंडीशन और गिवन है इसके अंदर आपको आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन में ही, जब बर्नौली बनेगा तभी बनेगा अगर आपका बैरोट्रॉपिक फ्लो। बैरोट्रॉपिक फ्लो क्या होता है अब ये बताइए? दोनों से हमने इधर से रो निकाल लिया, इधर से पी। हाँ ठीक है, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी लिख लो, चाहे चाहे डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ प्रेशर। एक्चुअली में ये करने क्या वाले, बैरोट्रॉपिक जब जब देर होगा तो हम इस तरीके से लिख पाएंगे। किस तरीके से? अगर आपकी इक्वेशन में कोई ये वाली टर्म है, डेल पी वाली अगर कोई टर्म है, बाय में से रो भी है, जैसे हमारी थी आयलर इक्वेशन मोशन में थी ना हमारी ऐसी टर्म डेल पी बाय रो, तो इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे। किस तरीके से? क्योंकि प्रेशर इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी ओनली है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर हमारा डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे इस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं पहले डेल नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे बैरोट्रॉपिक फ्लो है, तो मुझे डेल को बाहर रखना पड़ेगा। क्योंकि प्रेशर इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी ओनली, तो डीपी बाय रो लिखूंगी और उसका इंटीग्रेट करूंगी, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी? इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो जब जब आपका बैरोट्रॉपिक फ्लो होता है तब तब हम इस वाली इक्वेशन जब इस फॉर्म में होते हैं तो उसको हम इस वे से लिखते हैं। क्या वे है? सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंडेंट था तो मैं उसको अंदर लेके गई इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन से डी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकता है अगर रो आपका कांस्टेंट होता तो, लेकिन यहाँ पे रो जो है वो फंक्शन ऑफ प्रेशर बन गया या फिर प्रेशर जो है फंक्शन ऑफ रो बन चुका है, तो हम उसको बाहर नहीं लिख सकते, मुझे अंदर लिखना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन को अगर मुझे बैरोट्रॉपिक वाले केस में लाना है, डी और इंटीग्रेशन मुझे इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो तीन कंडीशन हमने ली है। बैरोट्रॉपिक वाले की वजह से इस वाले पार्ट में ये चेंज आएगा, और आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका ये वाला पार्ट भी होता था स्टडी वाला, डी क्यू बाई डी टी जो था, कर्ल क्यू बाई कर्ल टी आपने पुट किया था ऑपरेटर का सेकंड रिलेशन लिख के, तो ये भी जीरो हो जाएगा। साथ साथ ये भी पुट होगा एफ इज इक्वल टू माइनस डेल ओम। तो ये तीन कंडीशन लगाने के बाद आपकी क्या बनती है? बर्नौली इक्वेशन बनती है। कौन से केस में? स्टडी फ्लो के केस में। अभी हम सिर्फ स्टडी फ्लो का केस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चेंज करते हैं, हमारी कंडीशंस को पुट करते हैं। क्या था हमारे पास? आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कर्ल क्यू बाई कर्ल टी प्लस डेल ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर, थर्ड फॉर्म लिख रही हूं मैं, एक्साई क्रॉस क्यू थर्ड फॉर्म, इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल था? एफ माइनस वन बाय रो डेल टी, ये था। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे। इसको छोड़ दो, इन्हीं में पुट कर देते हैं जो ये दोनों थर्ड फॉर्म जो थी। स्टडी फ्लो की वजह से ये तो हो गया जीरो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, इसको मैं एज इट इज रखूंगी, डेल ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर। एक्साई क्रॉस क्यू को भी एज इट इज रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया है। एफ में चेंज आया, एफ क्या होगा? माइनस डेल ओम, क्योंकि फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट किया था। और बैरोट्रॉपिक की वजह से यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा आपका? डेल्टा इंटीग्रेट डीपी बाय रो, ये आपके पास बन गया यहाँ पे। ठीक है, आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने कुछ चेंजेस किए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अभी बर्नौली इक्वेशन नहीं निकली है, अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो डेल्टा इसमें भी है, डेल्टा इसमें भी है, डेल्टा इसमें भी है, इन तीनों को मैं इकट्ठा ला रही हूँ एक ही तरफ। तो डेल्टा हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस ओम, इधर से यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस डीपी बाय रो, ये बन चुका है आपके पास। ठीक है, और इधर क्या आ गया आपका? देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस एक्साई क्रॉस क्यू। अगर मुझे माइनस हटाना है तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा कर दूं। ये रिलेशन पता है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, वो लिख दिया हमने। अभी भी हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बर्नौली इक्वेशन लिखने में, इतनी बड़ी इक्वेशन तो एक टफ ही लग रही है। देखो अगर मैं दोनों तरफ क्यू डॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी क्यू से डॉट प्रोडक्ट, इधर भी क्यू से डॉट प्रोडक्ट,
उससे क्या फायदा होगा, ये वाली तो जीरो बन जाएगी, क्यों? जीरो हो जब आप जाएगी। क्यू डॉट, यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई, दो सेम वेक्टर है, और जब भी दो सेम वेक्टर तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वाली साइड जीरो हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू डॉट, बस इतना हुआ। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछते हैं, तो अभी हमने क्यू डॉट डेल्टा को रिप्लेस किया है, किसी ऐसे केस में किया हो? अगर आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं, पहले समझाने के लिए दे रही हूँ, बाद में हम चेंज करेंगे। अगर मैं ये कहूँ क्यू का कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ आई कैप की डायरेक्शन में, मैं कह रही हूँ यू कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ आई कैप की डायरेक्शन में, क्यू की जो डायरेक्शन वो आई के पैरेलल है, जे के में उसकी डायरेक्शन है ही नहीं, वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे क्यू डॉट डेल कितना आएगा, बता सकते हो? क्या आंसर आएगा? d by dx of q। अगर हम आए ध्यान से देखें, क्यू हमारा क्या है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, इस तरीके से अगर हम लिखें, बट यहाँ पे बी और डब्ल्यू के तो है नहीं, तो जीरो है, ठीक है, ये हट गया। इनटू में डेल्टा, डॉट प्रोडक्ट डेल्टा के साथ करें कर्ल वाई कर्ल एक्स, कर्ल वाई कर्ल वाई कर्ल वाई कर्ल जेड, तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आएगा कहीं ना कहीं, यू इंटू कर्ल बाय कर्ल एक्स, इवन पीछे भी लिखती मैं, कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मेरा सिर्फ समझाने का मतलब था, यहाँ पे क्यू डॉट डेल्टा की वैल्यू वही आती है जिस डायरेक्शन में क्यू की वैल्यू है, अगर सिंगल डायरेक्शन में है वो, अलोंग सिंगल डायरेक्शन है अगर वो, तो आपका क्या आएगा, जो आप निकाल रहे हैं क्यू डॉट डेल अगर, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स के इक्वल कहीं ना कहीं आ रहा है, मतलब आई कैप था तो कर्ल बाय कर्ल एक्स आया, मतलब जो भी उसकी डायरेक्शन है उसी के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, अगर मैं क्यू डॉट डेल्टा लिखूंगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन ली गई वो ये कंडीशन ली गई है कि एस अगर मैंने मान लो, मैं जानबूझ के यूनिट वेक्टर मान रही हूँ ताकि यू भी ना रहे, जो मैंने यहाँ पे यू लिखा है मेरा ये भी ना रहे, यू भी यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है ना, वो भी हम छोड़ना चाह रहे हैं, यूनिट वेक्टर है। तो एस हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया अलोंग स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन के अलोंग ले लिया है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग है एस, और स्ट्रीम लाइन के अलोंग मतलब क्यू के, यहां से ये भी लिख सकते हैं ना कि एस इज पैरेलल टू क्यू, क्योंकि स्ट्रीम लाइन होती क्या है कि टेंजेंट वेक्टर जो क्यू के पैरेलल हो, तो अब हमने एस को ही कह दिया, जो यूनिट वेक्टर था वो पैरेलल टू स्ट्रीम लाइन हो गया एक तरीके से, तो एस इज पैरेलल टू क्यू, इट मीन्स मैं क्यू के बारे में पैरेलल वेक्टर को कैसे लिखते हैं, यहाँ से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जो मेरा क्यू है वो मैं एस की टर्म में लिख सकती हूँ, के इंटू एस कैप, तो जब यहाँ पे आई था तो यहाँ कर्ल बाय कर्ल एक्स आया, तो ऐसे क्यू डॉट डेल के लिए यहाँ पे क्या आएगी, कर्ल बाय कर्ल एस लिख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट लिख दूं कर्ल बाय कर्ल एस के, तो जो भी डायरेक्शन होती है वो लिख दो, जैसे हमने उस दिन क्यू डॉट डेल था तो कर्ल बाय कर्ल एन भी एक बार हमने लिखा था क्योंकि वो एन कैप के डायरेक्शन में था, तो जो भी डायरेक्शन रहती है उसके विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं ये पुट करना चाह रही हूँ, तो मेरी इक्वेशन आ चुकी है, इसमें मैं क्यू डॉट डेल को क्या पुट करूंगी, कर्ल बाय कर्ल एस, तो पुट कर देते हैं क्योंकि हमने एस डायरेक्शन ली है, कर्ल बाय कर्ल एस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑम प्लस डीपी बाय रो इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ क्या आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑम प्लस डीपी बाय रो, यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो सी आएगा, लेकिन हम कॉन्स्टेंट को सी ले रहे हैं अभी तो, और बाद में हम जीरो भी पुट कर सकते हैं, सी ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ चुकी है, रिक्वायर्ड बर्नौली इक्वेशन इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, क्या ये हाफ क्यू स्क्वायर प्लस जो फोर्स पोटेंशियल था वो प्लस डीपी बाय रो जो बैरोट्रॉपिक फ्लो के कारण आए हैं। तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी इक्वेशन, अगर आपको कंडीशंस याद है, क्या क्या कंडीशन थी, एक हमने फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट कराया था, एक हमने प्रेशर वाला एग्जिस्ट कराया था, फंक्शन ऑफ डेंसिटी है, तो बैरोट्रॉपिक फ्लो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी फाइनल इक्वेशन है ये, कहीं ना कहीं अगर हम देखें हाफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑम प्लस डीपी बाय रो इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू सी। ये तो चलो हमने डायरेक्शन ले लिया लॉन्ग स्ट्रीम लाइन,
अगर मैं डायरेक्शन अलोंग वर्टेक्स लाइन ले लेती तो भी सेम ही आंसर आना था। क्यों सेम आता? तो हम क्या करते, जहां पे हमने मल्टीप्लाई कराया है क्यू से दोनों तरफ, क्यू डॉट, उसकी जगह हम किससे मल्टीप्लाई करा देते? दोनों तरफ एक्साई डॉट से करा दो, तब भी तो जीरो ही बनना है। ये सेट जीरो, इधर एक्साई डॉट डेल आएगा, और अब एक्साई के लॉन्ग डायरेक्शन है तो एक्साई डॉट डेल की वैल्यू कर्ल बाय कर्ल ऐसा आ जाएगी, जब इसके डायरेक्शन मैंने एक्साई के लॉन्ग दिया, वर्टेक्स लाइन के लॉन्ग। तो सेम प्रूफ चलेगा, बस जहां पे आपने क्यू की जगह मल्टीप्लाई कराया वहां पे एक्साई की जगह पे करा दोगे मल्टीप्लाई, क्यू की जगह एक्साई आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप एस की डायरेक्शन वर्टेक्स लाइन की तरफ ले रहे हैं तो भी आंसर सेम आना है, अगर आप जो डायरेक्शन है वो स्ट्रीमलाइन के लॉन्ग ले रहे हैं तब भी सेम ही आंसर आना है। फ्लूइड की डायरेक्शन कहीं पे भी हो, दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। देखो रिमार्क कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, इसी इक्वेशन पे बेस है। पहला रिमार्क ये कहता है कि अगर क्यू क्रॉस एक्साई जीरो आ जाए, क्या हो यहाँ पे आपका, अगर कोई ऐसा केस हो कि यही जीरो हो जाए सीधा, मतलब क्यू और एक्साई क्या हो जाए, आपस में पैरेलल हो जाए, स्ट्रीमलाइन और वर्टेक्स लाइन क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो इस उस केस में हम क्यू को क्या बोलते हैं, बल्ट्रामी वेक्टर। तो 2 मार्क्स में आ सकता है, डिफाइन बल्ट्रामी वेक्टर। तो क्यू क्या होता है, बल्ट्रामी वेक्टर हम क्यू को तभी कहेंगे वेलोसिटी को, अगर जो वेलोसिटी है, जो स्ट्रीम लाइन है, वो कोइंसाइड कर जाए आपकी वर्टेक्स लाइन के साथ। उस केस में हम क्यू को क्या कह देते हैं, बल्ट्रामी वेक्टर। ठीक है, एक केस हमने ये बोला है, इसी के अंदर हमने एक और केस का है, या फिर एक्साई जीरो, मतलब या तो आपको इरोटेशनल फ्लो दे रखा हो, इसको इरोटेशनल बोलते हैं ना, एक्साई जीरो तभी होता है, या तो आपका इरोटेशनल फ्लो या फिर बल्ट्रामी वेक्टर गिवन हो क्यू, तो दोनों ही केस में आपकी सेम ही इक्वेशन आएगी जो हमने ऊपर निकाली है। कैसे आएगी सेम इक्वेशन, देखो अब की बार आपको ना तो क्यू डॉट से मल्टीप्लाई करने की नीड है, ना एक्साई डॉट से मल्टीप्लाई करने की नीड है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जीरो बनने वाली है राइट हैंड साइड। दोनों कंडीशन ही ऐसी गिवन है कि राइट हैंड साइड जीरो हो जाएंगी। पहले में कंडीशन ये थी क्यू क्रॉस एक्साई जीरो, तो इसलिए जीरो होगी। अगले कंडीशन एक्साई ही जीरो हो जाएगी, रोटेशनल फ्लो तब भी जीरो होगी। तो इस बार आपको मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, सीधा आप इसका इंटीग्रेट कर दो, डेल से इंटीग्रेशन कैंसिल, सीधा ये इक्वल टू सी आ जाएगा। तो उस केस में आपकी डायरेक्ट इक्वेशन निकल रही है। अगर बल्ट्रामी वेक्टर दे दिया है क्यू, या फिर आपको इरोटेशनल फ्लो दे दी जाए, तो भी सेम ही इक्वेशन आनी है।